इंसान जब हैवान बन जाता है तो उसका अंजाम भी बड़ा भयानक होता है। ऐसी ही कहानी है जिसमें एक 14 साल की नाबालिग लड़की पर कयामत टूट पड़ती है। मैं उस लड़की पर किए गए जुल्म और सितम को कयामत क्यों कह रही हूँ, ये तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। दिलों को झंझोड़ देने वाली कहानी है। मेरा नाम उमा है। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। शायद इसलिए माँ पापा ने मेरा नाम भी इतना खूबसूरत रखा। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। मैं 14 साल की थी जब माँ इस दुनिया को छोड़कर गई थी। अब घर को संभालने वाला कोई न था। हमारे गांव में बहुत सी ज़मीनें थीं, इसलिए मेरे बाप को दूसरी शादी करने में कोई परेशानी न हुई। कुछ दिन बाद मेरे पापा दूल्हा बने, अपनी नई नवेली दुल्हन को घर ले आए। मेरी एक छोटी बहन भी थी। हम दोनों बन ठन कर तैयार हुए और अपनी नई माँ का खूब अच्छी तरीके से स्वागत किया। सौतेली माँ, जो मेरे बाप से उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन उठाऊ हाड़ की औरत होने की वजह से उम्र कम नहीं लगती थी, क्योंकि वह एक तंदुरुस्त औरत थी। अब नई नई माँ घर आई थी और मेरा बाप उसके नखरे उठाने में लग गया, क्योंकि वह खूबसूरत ही इतनी ज़्यादा थी। पापा सुबह काम पर चले जाते हैं और हम दोनों बहनें भी स्कूल चली जाती हैं। कुछ महीने तो अच्छे से गुजरे। फिर एक दिन जब हम स्कूल से घर लौटे तो एक आदमी हमारे घर बैठा था। माँ ने बताया कि मेरा रिश्तेदार है, दूसरे गांव से आया है। शाम को पापा भी घर आ गए। सौतेली माँ का रिश्तेदार किसी काम से हमारे घर आया हुआ था। मेरे बाप ने भी उसको अपनी ससुराल से जानकर उसकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वे हमारे घर रहे और फिर चला गया। उसका नाम राम था। उम्र में वह माँ से 2-3 साल छोटा ही होगा। वक्त गुजरता गया। अब वो कभी भी हमारे घर आ जाता। एक दिन हम दोनों बहनें स्कूल से घर लौटी तो कमरे का दरवाज़ा बंद था और माँ भी नहीं दिख रही थी। घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे की हल्की सी दरार से अंदर देखा तो माँ का रिश्तेदार, जिसका नाम राम था, माँ की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। माँ प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह मेरे बाप को धोखा दे रही थी। मेरी बहन मुझसे 1 साल छोटी थी। जब ये बात मैंने अपनी बहन को बताई तो वो कहने लगी, देख उमा, ऐसे मामलों में भरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। ऐसा ना हो पापा किसी मुसीबत में फंस जाएं। बेहतर है कि तुम खामोश रहो। मैंने भी इसमें ही भलाई समझी और किसी से भी इस बात का जिक्र न किया। वक्त गुजरता रहा और हम खुली आंखों से सारा खेल देख रहे थे। मुझे मालूम था हमारी ही खामोशी एक दिन तूफान बन जाएगी। खैर, वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन सुबह के वक्त सौतेली माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी। मेरी आंख खुली तो मैंने कमरे में जाकर देखा। माँ जोर जोर से कह रही थी, हाय मैं क्या करूँ, मुझे भरी जवानी में छोड़कर चला गया। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पापा हमें छोड़कर चले गए थे। जब मैंने करीब से देखा तो पापा की आंखें पथराई हुई थी और मुंह से झाग निकल रहे थे। मैं समझ गई थी कि सब कुछ इस मनहूस औरत ने किया है। उसने जल्द से जल्द अपने रिश्तेदार बुलाए, उसमें राम भी शामिल था। फिर पापा का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद कुछ दिन तो हमारे आराम से गुजरे, लेकिन उसके बाद वह बिल्कुल बदल गई। बात बात में हमको डांटने लगी थी और फिर हमें स्कूल जाने से भी रोक लिया और अब सारा दिन हमसे घर के काम करवाती। और जब हम घर का सारा काम खत्म कर देते तो फिर कहती कि एक मेरे पैर दबाओ और एक मेरे सिर में मालिश करो। वक्त गुजरता रहा। मेरा सब्र का बांध टूट गया था। राम ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाप की सारी ज़मीन अपने कब्जे में कर ली थी। अब वह हमारे घर ही रहता। एक दिन जब सौतेली माँ अपने पाँव दबा रही थी तो राम भी पास ही बैठा था। मेरी छोटी बहन से कहने लगा, चलो मेरे भी पैर दबा दो। मैंने उससे कहा, मेरी बहन आपके पैर नहीं दबाएगी। ऐसी फरमाइश आप ना ही करें तो बेहतर है। इसी बात पर मेरी सौतेली माँ ने तुरंत उठकर मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। मेरे हाथ में तेल की बोतल थी, जिसकी वजह से वह सारा तेल माँ के ऊपर गिर गया। माँ ने मुझे बालों से पकड़ लिया। खैर, उस वक्त मुझे राम ने बचा लिया था और उसने मुझे कमरे में भेज दिया।
उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी। पूरी रात हम दोनों बहनों ने जागकर गुजारी। सुबह 5 बजे हमने अपने कपड़े एक गठरी में बांधे और घर से निकल गए और बाहर खड़े होकर 2 पल अपने घर को आखिरी बार मोहब्बत से देखा और फिर अपनी बहन का हाथ पकड़कर मैं तेजी से बस अड्डे की तरफ निकल आई। मुझे पता था कि सुबह 6 बजे रोज बस गांव से शहर जाती है। हम दोनों बस अड्डे पर पहुंच गए। 6 बजे वाली बस आई तो हम बस में बैठ गए। मेरे पापा का एक दोस्त शहर में रहता था जो पापा से गेहूं वगैरह खरीदता रहता था, लेकिन पापा के जाने के बाद उन्होंने भी गांव आना छोड़ दिया था। मुझे उनका पता मालूम था क्योंकि एक बार मैं पापा के साथ शहर पहले आ चुकी थी। हम दोनों चाचा के घर पहुंच गए। चाचा ने हमें बहुत प्यार दिया। हमने उन्हें सारी बातें बताईं। चाचा बोले, अगर तुम्हारा बाप होता तो ये नौबत न आती। खैर छोड़ो, तुम फिक्र न करो, अभी मैं जिंदा हूँ। मुझे अपने बाप की जगह ही समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मैंने कहा, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम दोनों को किसी काम पर लगवा दीजिए। उस दिन हम चाचा के घर रहे। फिर उन्होंने हमें एक कोठी पर काम पर लगवा दिया। कोठी काफ़ी बड़ी थी। उन लोगों ने हमें एक छोटा सा स्टोर रहने को दे दिया। कोठी में एक मालकिन और सेठ जी रहते थे। उनकी एक बेटी मुझसे थोड़ी ही छोटी थी और एक बेटा जैसे अभी 1 साल का था। कुछ ही दिनों में मैंने घर का सारा काम संभाल लिया। मालकिन भी मुझसे बहुत खुश थी। सेठ जी की कोठी पर एक 21-22 साल का लड़का भी रहता था जो मालकिन का ड्राइवर था, जो सुबह आता और शाम को वापस अपने घर चला जाता। वक्त गुजरता गया। मैंने नोट किया कि जब सेठ जी चले जाते हैं तो वह ड्राइवर अक्सर मालकिन के कमरे में बैठा रहता था। हम में इतनी हिम्मत न थी कि उनसे पूछ सकते या अंदर जाकर देखते कि ड्राइवर इतनी देर कमरे में अंदर करता क्या है। जब मैंने ये बात अपनी छोटी बहन को बताई तो वो कहने लगी, खामोश रहो, एक ही तो सहारा है, कहीं ये छत भी ना चली जाए और फिर हमें कहीं और धक्के खाने पड़े। मैं एक बार फिर से खामोश हो गई। फिर एक दिन शाम का वक्त था। मालकिन कहने लगी, जाओ विक्की को बाहर पार्क में ले जाओ। मैं उसको लेकर पार्क में चली गई। न जाने उस दिन क्या बात थी, विक्की चुप ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर मैं कोशिश करती रही लेकिन वह चुप न हुआ। मैं उसको लेकर वापस घर आ गई। इधर उधर देखा तो कोई भी नज़र न आया। मैंने सोचा छत पर होंगी। मैंने विक्की को अपनी छोटी बहन को पकड़ाया और सोचा कि ऊपर जाकर मालकिन को बताती हूँ कि विक्की चुप नहीं हो रहा है। लेकिन ऊपर गई तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने खामोशी से दरवाजे के सुराग से अंदर देखने की कोशिश की तो मालकिन सामने सोफे पर बैठी थी और ड्राइवर पास में बैठा गंदी हरकतें कर रहा था। मैं दहल कर रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार औरत ऐसा भी कर सकती है। उसी दौरान मालकिन ने मेरी आहट महसूस कर ली। वह एक बिजली की तरह तेजी से उठी और लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी समझ में न आया कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर मालकिन ने मेरा बाजू पकड़कर जोर से अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, तुझको तो कहा था कि विक्की को बाहर पार्क में ले जा। मैंने कहा, मालकिन, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुरंत ही मुझे बालों से पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया और एक जोरदार लात मेरे पेट पर मारी। मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा, मालकिन, मैंने कुछ नहीं देखा। वह बोली, तुझको अभी बताती हूँ तुमने क्या देखा है और क्या नहीं। और उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने मुझे पकड़ लिया। फिर वह औरत सोफे पर जैसे तमाशा देखने के अंदाज में बैठ गई और उस ड्राइवर ने उसी के सामने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई न था। कुछ देर के बाद वे दोनों मुझे कमरे में ही छोड़कर नीचे चले आए। मैं पास मेरी बर्बादी पर सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं था। शाम को जब साहब जी घर आए तो आते ही उन्होंने मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। कहने लगी, तुमने मालकिन के पर्स से पैसे चुराए हैं। मैंने कहा, नहीं साहब जी। इतने में मालकिन उठी और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। कहने लगी, खुद मैंने इसे अपने कमरे की अलमारी से पैसे चुराते देखा है। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और कहने लगे, आप चाहें
तो इससे पूछ लें। फिर ड्राइवर कहने लगा, जी साहब जी, मैंने इसको खुद ऊपर वाले कमरे में जाते देखा था। इतने में मालकिन बोली, इसको अभी और इसी वक्त घर से निकाल दें। साहब जी अच्छे आदमी थे, वह कहने लगे, छोड़ो, माफ़ कर दो, छोटी मासूम बच्ची है। फिर साहब जी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, देखो, आज के बाद चोरी मत करना, जो भी चीज़ चाहिए मुझे बता देना। मैं नज़रें झुकाए खामोश खड़ी थी। गरीब बेसहारा लड़की इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकती थी। वक्त गुजरता रहा और मैं अपनी आंखें और कान बंद करके अपना वक्त गुजार रही थी। 2 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन मालकिन और साहब जी ने किसी काम से बाहर जाना था। जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर को छुट्टी दे देते। उस दिन भी उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि हम लोग ज़रा बाहर जा रहे हैं, आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर चले जाओ। उनकी बेटी जो अभी स्कूल में ही थी, मुझसे कहा, जब वह स्कूल से आ जाए तो उसका ख्याल रखना। दोपहर को 2 बजे के करीब वो स्कूल से आई तो मैंने उसको खाना लगा कर दिया और उसको खाना खिलाकर उसके पास ही बैठ गई। वैसे भी वह मुझसे बहुत प्यार से बातें करती थी, इसलिए वह मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी तो देखा ड्राइवर था। कहने लगा, मालकिन आ गई क्या? मैंने कहा, नहीं। फिर कहने लगा, मुझे कुछ काम है, मैं उनका इंतज़ार कर लेता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद वो अंदर चला आया। घर आकर उसने इधर उधर झांका और रीना के कमरे में चला गया। मुझसे कहने लगा, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं साहब जी से कह दूंगा कि तुमने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। फिर उसने रीना के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह एक मासूम सी भोली भाली लड़की थी। उसने अंदर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं समझ गई थी कि मालकिन ने मेरी बर्बादी का मंजर सामने बैठकर देखा था। आज वही सब कुछ उसी की बेटी के साथ होने वाला है। मैं छुपकर देखना तो चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। शायद मेरा ज़मीर अभी भी जिंदा था। मैं भागकर पास वाले घर में गई और उनको सारा माजरा बताया। उस घर के मर्द जल्दी से मेरे साथ आ गए। उन्होंने आते ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। फिर उस ड्राइवर ने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया। मोहल्ले वालों ने फ़ोन करके जल्दी से घर वालों को आने का कहा। थोड़ी देर बाद मालकिन और साहब जी घर आ गए। पहले तो उन्होंने ड्राइवर को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिल तो बहुत चाह रहा था कि आज मालकिन का भी पर्दाफाश कर दूं, लेकिन पहले की तरह एक बार फिर मैं खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी कि साहब जी बहुत अच्छे आदमी हैं और जब उनकी पत्नी की असलियत का पता चलेगा तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा। नाबालिग रीना के साथ जबरदस्ती बलात्कार के जुर्म में उस ड्राइवर को फांसी पर लटका दिया गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि रीना के साथ वह मेरा भी कसूरवार था। फिर एक दिन मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे आगे हाथ जोड़कर मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन तुमने फिर भी मेरा राज नहीं खोला। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम दोनों बहनों की अपनी बेटी से भी बढ़कर परवरिश करूंगी। मैं कर भी क्या सकती थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी छोटी बहन के आने वाले कल के बारे में सोचकर मालकिन को माफ़ कर दिया और आज हमने उस मालकिन के प्रायश्चित की बदौलत अपने असली बाबा की पत्नी यानी हमारी सौतेली माँ से भी ज़मीन जायदाद वापस ले ली है और हम पर बेइंतहा जुल्म करने के जुर्म में, हमारे बाप की दौलत पर कब्जा करने के जुर्म में, हम नाबालिग बहनों को घर से बेघर करने के जुर्म में उन दोनों को यानी राम और मेरी सौतेली माँ को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब हम दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़े हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपका मेरी ज़िंदगी पर बीती हुई इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।